हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 10 अर्बन सेटलमेंट का पार्ट नंबर 3। पार्ट 1 एंड 2 में हमने देखा था सेटलमेंट के बारे में, किस तरह के होते हैं, एंड देन हमने पढ़ा था रूरल सेटलमेंट के बारे में और प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो पार्ट 1 एंड 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपको इससे पहले के चैप्टर्स कवर करने हो तो उनका प्लेलिस्ट भी गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है अर्बन सेटलमेंट, उससे हम स्टार्ट करते हैं। Rapid urban growth is a recent phenomenon. Until recent times, few settlements reached the population size of more than a few thousand inhabitants. तो बात कर ले अगर हम अर्बन ग्रोथ की, तो ये बहुत ज़्यादा पहले से नहीं हो रहा है, कुछ साल हुए हैं। इसका जो ग्रोथ है वो तेज़ी से स्टार्ट जब हुआ तो सिर्फ इसको कुछ साल ही हो रहा है। अनटिल रिसेंट टाइम्स, अगर हम कुछ साल पहले की बात कर लें तो सिर्फ फ्यू सेटलमेंट्स ऐसे थे जिनके जो हैबिटेंट्स थे, जिनका पॉपुलेशन साइज था वो मोर देन 1000 हुआ था। सिर्फ फ्यू सेटलमेंट्स ऐसे थे। द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट टू रीच अ पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन वॉज द सिटी ऑफ लंदन बाई अराउंड AD 1810। तो बात कर ले अगर हम 1 मिलियन की, जब पॉपुलेशन साइज किसी भी अर्बन सेटलमेंट का 1 मिलियन पहुंचा, तो फर्स्ट ऐसा कौन सा अर्बन सेटलमेंट था, तो वो था लंदन का। जो कब हुआ था, ये 1 मिलियन मार्क कब पहुंचा था, 1810 में। बाई 1982 अप्रॉक्सीमेटली 175 cities in the world had crossed the 1 million population mark। और 1982 फ़र्क देख लीजिए आप कि 1810 के बाद 1982 की बात हो रही है, इसमें 175 सिटीज़ ऐसे थे जिनका जो पॉपुलेशन साइज था वो 1 मिलियन पहुंचा था। Presently, 54% of the world's population lives in urban settlement compared to only 3% in the year 1800। अगर हम आज को देखें कि आज हमारा जो है अर्बन सेटलमेंट में पॉपुलेशन साइज कितना है, तो वो है 54%। और बात करें हम पहले की 1800 की बात करें तो उस टाइम में अर्बन सेटलमेंट में पॉपुलेशन साइज कितना था, वो ओनली 3%। यहाँ पे हमारा बनाया हुआ है 1800 में 3% था, 1850 6%, 1900 14%, 1950 30%, 1982 37%, 2001 48% एंड 2017 54%। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये 54%, ये कब का है, 2017 के अकॉर्डिंग। आगे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ अर्बन सेटलमेंट का। द डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरियाज वेरीज फ्रॉम वन कंट्रीज टू अनदर। जो डेफिनेशन है अर्बन एरियाज का, किस तरह से इसे डिफाइन किया है, वो सारे कंट्रीज में डिफरेंट है, एक दूसरे से वेरी करता है। सम ऑफ द कॉमन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आर साइज ऑफ पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। कुछ हमारे ऐसे हैं जो कि बेस्ड हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन पे, एंड कुछ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉपुलेशन साइज को। जो पॉपुलेशन साइज पे बेस्ट कंट्रीज़ हैं, जो सिटीज़ हैं जिन्हें अर्बन डिफाइन करा गया है, उनके बारे में। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज्ड बाय मोस्ट कंट्रीज टू डिफाइन अर्बन एरियाज। जो पॉपुलेशन साइज है वो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एंड बहुत सारे कंट्रीज़ के थ्रू ये क्या किया गया है, अर्बन एरियाज को डिफाइन करने के लिए लिया गया है। द लोअर लिमिट ऑफ पॉपुलेशन साइज ऑफ फॉर अ सेटलमेंट टू बी डिजाइनेटेड एज अर्बन इज 1500 इन कोलंबिया। तो जो लोअर है वो कितना है, 1500 है, जो कि कोलंबिया का है। देन 2000 इन अर्जेंटीना एंड पुर्तगाल, 2500 इन USA एंड थाईलैंड, 5000 इन इंडिया एंड 30,000 इन जापान। तो जापान में कितना है, 30,000 और 1000 है। कोलंबिया में डिफरेंस देख सकते हैं आप, पॉपुलेशन साइज का कितना ज़्यादा डिफरेंस है। हमारे इंडिया का 5000 है। आगे हमारा बिसाइड्स द साइज पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन के अलावा और क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ 400 persons पर स्क्वायर किलोमीटर एंड शेयर ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन इंडिया। इंडिया में पॉपुलेशन साइज के अलावा और जो चीज़ें हैं जिनको मान करके अर्बन सेंटर को, अर्बन एरिया को डिफाइन किया जाता है, वो क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिनमें 400 persons पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हों और उनका जो शेयर हो वो नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स ज़्यादा हों। तो इन सारी चीज़ों को मानकर, इन सारी चीज़ों को साथ में लेते हुए जो अर्बन एरियाज हैं उनको डिफाइन करा जाता है। आगे हमारे कंट्रीज विथ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में चूज अ लोअर नंबर एज द कट ऑफ फिगर कंपेयर टू डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज। तो जो कंट्रीज़ हैं जिनका लो डेंसिटी पॉपुलेशन का है, उनमें जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं जापान में 30,000 पर्सनस रहे हैं, 30,000 इनका पॉपुलेशन साइज है, और कोलंबिया में 1500 है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे कम लोग होंगे इसलिए इतना रखा गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे तो इतना रखा गया है। तो वही चीज़ है यहाँ पे।
इन डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड ऑल प्लेसेस विथ अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 250 पर्सन्स आर कॉल्ड अर्बन। सबसे कम तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में यहाँ पे 250 पर्सन्स अगर होगा, इनका पॉपुलेशन साइज होगा तो उसे अर्बन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इन मिनिमम द मिनिमम पॉपुलेशन फॉर अ सिटी इज, मिनिमम पॉपुलेशन कितना है वो देख लेते हैं कहाँ कहाँ का है। तो अब है मिनिमम पॉपुलेशन 300 आइसलैंड का है पॉपुलेशन साइज, जहाँ पे 300 पॉपुलेशन साइज होगा उसको अर्बन डिक्लेयर किया जाएगा। वेराज इन कनाडा एंड वेनेजुएला इट इज़ 1000 पर्सन्स। आगे हमारा अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेस्ड, तो उसे देखते हैं। In some countries such as India, the major economic activities in addition to the size of population is designating a settlement as urban are also taken as a criterion। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें हमारा इंडिया भी शामिल है, जो कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। यहाँ पे आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, किस तरह से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। सिमिलरली इन इटली अ सेटलमेंट इज कॉल्ड अर्बन इफ मोर देन 50% ऑफ इट्स इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल परस्यूट्स। तो यहाँ पे इटली की बात हो रही है कि यहाँ पे 50% जो पॉपुलेशन है वो किस पे बेस्ड हो, नॉन एग्रीकल्चरल जो काम होते हैं, वर्क्स होते हैं, उन पे बेस्ड हो, तब जा करके इन्हें अर्बन माना जाएगा। और इंडिया का हमारा क्या है 75%, यहाँ का जो पॉपुलेशन साइज है वो 75% बेस्ड होना चाहिए किस पे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है इनका नॉन एग्रीकल्चरल होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इज अ क्राइटेरियन फॉर क्लासिफाइंग अ सेटलमेंट एज अर्बन इन सम कंट्रीज। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ का जो अर्बन सेटलमेंट है उसको डिक्लेयर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का भी होना ज़रूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया अ सेटलमेंट ऑफ एनी साइज इज क्लासिफाइड एज अर्बन इफ इट हैज़ म्यूनिसिपैलिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड एरिया काउंसिल। तो हमारे इंडिया में कौन सी चीज़ें हैं जिनको मान करके, जिनको ले करके इसे अर्बन क्लासिफाइड करा जाएगा, तो वह है म्यूनिसिपैलिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड एंड नोटिफाइड एरिया काउंसिल। अगर ये सारी चीज़ें हैं तब जा करके उसे हम अर्बन कह सकते हैं। सिमिलरली इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज सच एज ब्राज़ील एंड बोलिविया एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इज कंसिडर्ड एज अर्बन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉपुलेशन साइज। तो जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है जैसे ब्राज़ील हो गया, बोलिविया हो गया, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन साइज को नहीं देखा जाता, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर अगर है तो वो क्या है, अर्बन है। आगे हमारा लोकेशन। अब हम लोकेशन बेस्ड पे देखते हैं कि किस तरह से किया गया है। लोकेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स इज एग्जामिन्ड विथ रेफरेंस टू देयर फंक्शन। अगर कोई भी अर्बन सेंटर है या फिर कोई भी जगह है तो वो फंक्शन किस तरह से करता है उसके अकॉर्डिंग इसका लोकेशन देखा गया है अर्बन सेंटर का। फॉर एग्जाम्पल द सिटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ हॉलीडे रिसोर्ट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन इंडस्ट्रियल टाउन, अ मिलिट्री सेंटर और सीपोर्ट। Strategic towns require sites offering natural defense. Mining towns require presence of economically valuable minerals. Industrial towns generally need to local energy supplies as raw materials. Tourist center require attractive scenery or a marine beach, a spring with medicinal water or historical relics. Ports require a harbor etc. तो हम यहाँ पे लोकेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो लोकेशन में यह है कि जो सिटीज़, जो अर्बन सेंटर है वो ये चीज़ें प्रोवाइड करा रही हो, तब उनका जाकर के ये लोकेशन देखा जाएगा कि वो अर्बन सेंटर के लिए सही है। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट वेर बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फर्टाइल लैंड। तो पहले का जो अर्बन सेटलमेंट का लोकेशन होता था वो कैसा होता था, तो वो बेस्ड होता था अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे, वाटर प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पे, अवेलेबल होना चाहिए, जो मटेरियल्स है बिल्डिंग मटेरियल्स वो होना चाहिए और फर्टाइल लैंड होना चाहिए, तब जाकर के वो क्या होगा, अर्बन सेटलमेंट हो जाएगा। टुडे व्हाइल दिस कंसिडरेशन स्टिल रिमेन वैलिड, आज भी ये है, जो चीज़ें हमने देखा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें आज भी है, रिमेन है। बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लेज एंड सिग्निफिकेंट रोल इन लोकेटिंग अर्बन सेटलमेंट्स फार अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ दिस मटेरियल्स। लेकिन आज का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया है। कैसे किया है, अर्बन सेटलमेंट को इन सारी जगहों से अलग लोकेट करने के लिए देखते हैं। पाइप्ड वाटर कैन बी सप्लाइड टू डिस्टेंट सेटलमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेज। तो ये इस तरह से हुआ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं है, वहाँ पे भी अब अर्बन सेटलमेंट हो सकता है। बिल्डिंग मटेरियल्स नहीं है लेकिन वहाँ पे भी अर्बन सेटलमेंट वहाँ पे हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता है, बिकॉज अभी पाइप्ड वाटर है, जो वाटर है वो कहीं भी सप्लाई हो सकते हैं, डिस्टेंट सेटलमेंट में भी बिल्डिंग मटेरियल्स भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेज में। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, फिर भी ये अर्बन सेटलमेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब आगे देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम साइट द सिचुएशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ टाउन्स। अब सिचुएशन क्या है वो देख लेते हैं। The urban centers
which are located close to an important trade route have experienced rapid development। जो अर्बन सेंटर्स हैं कहाँ पे लोकेट होंगे, जो ट्रेड रूट में लोकेट होंगे उनमें डेवलपमेंट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड होगा, तेज़ी से होगा। आगे हमारा फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर्स, इनके फंक्शंस क्या हैं वो देखेंगे अब हम। द अर्लीस्ट टाउन्स वेयर सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, इंडस्ट्री, डिफेंस एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस। तो जो फंक्शन है उनका किस पे बेस्ड है, अर्लीस्ट टाउन्स वेयर सेंटर्स ऑफ, जो टाउन्स थे पहले के वो किस चीज़ के सेंटर थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन के, ट्रेड के, इंडस्ट्री के, डिफेंस के और रिलीजियस चीज़ों के। द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफेंस एंड रिलीजन आर एज डिफ्रेंशिएटिंग फंक्शंस हैज डिक्लाइंड इन जनरल बट अदर फंक्शंस हैव इंटर्ड द लिस्ट। तो ये जो है डिफेंस और रिलीजन का जो सिग्निफिकेंस है अभी तो डिक्लाइन किया, जनरल में डिक्लाइन कर चुका है, बट जो अदर फंक्शंस हैं वो इस लिस्ट में इंटर कर चुके हैं, ये जो लिस्ट है इसमें इंटर कर चुके हैं। टुडे सेवरल न्यू फंक्शंस सच एज रिक्रिएशनल, रेसिडेंशियल, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मोस्ट रिसेंटली एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर कैरिड ऑन इन स्पेशलाइज्ड टाउन्स। तो इन चीज़ों की जगह पे जो चीज़ें आ रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रिएशनल, रेसिडेंशियल, ये सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। Some of these functions do not necessarily require the urban center to have any fundamental relationship with the neighboring rural areas। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपने आप मतलब हो सकती हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं उनसे बिना कोई उस तरह का कॉन्टैक्ट रखे हुए उनका कोई बिना नीड का हो सकता है। ये आगे जो है वो है हमारा इन स्पाइट ऑफ टाउन्स परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शंस वी रेफर टू देयर डोमिनेंट फंक्शन। अभी देखते हैं हम कौन से मल्टीपल फंक्शंस जो है वो क्या हैं। For example, we think of Sheffield as an industrial city, London as port city, Chandigarh as administrative city और so on। तो देखिए यहाँ पे है कि मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म तो करते हैं, टाउन्स जो है मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम किस चीज़ को सामने लाते हैं, जो उनका डोमिनेंट फंक्शन है, जो मतलब बहुत ज़्यादा हम उसको बोल सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा या फिर जिस चीज़ के लिए वो मशहूर होगा उस चीज़ को हम सामने लाएंगे। तो जो शेफील्ड है उसको इंडस्ट्रियल सिटी बोला जाता है, लंदन एज अ पोर्ट सिटी, यहाँ पे एक है क्या है, पोर्ट सिटी। इसके अलावा भी लंदन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन इसको पोर्ट सिटी बोला गया। चंडीगढ़ को एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी, इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि डोमिनेंट फंक्शन को देख करके इसको नाम दे दिया गया है, जो बाकी सारे मल्टीपल फंक्शंस है उसको साइड में रख दिया जाता है। लार्ज सिटीज़ हैव अ रादर ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शंस। जो लार्ज सिटीज़ होते हैं उनके पास तो और भी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। बिसाइड्स ऑल सिटीज़ आर डायनामिक एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में डेवलप न्यू फंक्शंस। और धीरे धीरे क्या होता है कि इनका जो नया नया फंक्शंस है वो भी डेवलप्ड होते रहता है। मोस्ट ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी फिशिंग पोर्ट्स इन इंग्लैंड हैव नाउ डेवलप्ड टूरिज्म। तो हम देखते हैं कि नए नए जो फंक्शन जो होते हैं इस्टेब्लिश होते हैं, डेवलप होते हैं, तो क्या होता है, तो अर्ली 19th सेंचुरी में जो फिशिंग पोर्ट्स है इंग्लैंड का, इंग्लैंड में क्या हो गया, टूरिज्म में कन्वर्ट हो गया, डेवलप्ड हो गया। ठीक है। अब मेनी ऑफ द ओल्ड मार्केट्स टाउन आर नाउ नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। जो पहले के ओल्ड मार्केट्स थे अभी हम उनको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए जानते हैं। टाउन्स एंड सिटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब हम देखते हैं टाउन्स और सिटीज़ को किस तरह से जो है क्लासीफाई किया गया है। तो पहला हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, नेशनल कैपिटल्स विच हाउस द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स सच एज न्यू दिल्ली, कैनबेरा, Beijing, Addis Ababa, Washington DC and London etc. are called administrative towns। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स है वो किन्हें कहा जाता है, तो नेशनल कैपिटल्स जो हों विच द एडमिनिस्ट्रेटिव हाउस जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ऑफिसेज होते हैं, उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कहते हैं। जैसे हमारे इंडिया का हो गया न्यू दिल्ली, कैनबेरा हो गया, बीजिंग, एडिस अबाबा, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। आगे हमारा प्रोविंशियल Sub-national towns are also have administrative functions, for example Victoria, British Columbia, Albany, New York, चेन्नई, तमिलनाडु। तो कुछ ऐसे भी होते हैं सब नेशनल्स होते हैं, जो कुछ राज्य होते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, किस तरह के टाउन्स होते हैं, जैसे हमारे चेन्नई के यहाँ पे तमिलनाडु है। ठीक है। आगे है ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल टाउन, एग्रीकल्चरल मार्केट टाउन सच एज विनीपेग एंड कांसास सिटी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेंटर्स लाइक फ्रैंकफर्ट and Amsterdam, large inland centers like Manchester and St. Louis, and transport nodes such as Lahore, Baghdad and Agra have been important trading centers। तो जो एग्रीकल्चरल मार्केट टाउन्स जैसे ये सारे सिटीज़ के नाम दिए गए हैं, सेंटर्स हैं, ये हैं ट्रेडिंग और कॉमर्शियल टाउन, इन्हें कहा जाता है। ये ट्रेडिंग सेंटर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं,
ठीक है। यहाँ पे लाहौर, बगदाद, आगरा, ये सारे जितने भी जगह है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, कि कौन से टाउन से? तो ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल टाउन है, यहाँ पे ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे है कल्चरल टाउन। प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज सच एज जेरूसलम, मक्का, Jagannath Puri and Varanasi etc. are considered cultural towns. These urban centers are of great religious importance. तो हम बात कर रहे हैं धार्मिक स्थलों की, धार्मिक टाउन्स की, तो वहाँ पे क्या है? जेरूसलम का नाम, मक्का, जगन्नाथपुरी, वाराणसी, मतलब ये सारे जगह क्या है, किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो अपने कल्चर के लिए सबसे ज़्यादा ये फेमस है। इनका जो ग्रेट इंपॉर्टेंस जाता है इनके अर्बन सेंटर्स को, वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए जाता है? इनके रिलीजन के लिए जाता है। तो इसकी वजह से इन्हें कल्चरल टाउन कहा जाता है। Additional functions which the cities performed are health, recreation, Miami and Panji, industrial, Pittsburgh and Jamshedpur, mining and quarrying, Broken Hill and Dhanbad, and transport, Singapore and Mughal Sarai. तो जो एडिशनल फंक्शन है वो कौन कौन से? तो हेल्थ एंड रिक्रिएशन के लिए मियामी एंड पणजी जाना जाता है, इंडस्ट्रियल के लिए पिट्सबर्ग, जमशेदपुर, माइनिंग और क्वायरिंग के लिए जाना जाता है ब्रोकन हिल एंड धनबाद, और ट्रांसपोर्ट के लिए सिंगापुर एंड मुगल सराय। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स। तो जैसा कि हमने रूरल एरियाज़ में भी पढ़ा था, रूरल में कि किस तरह से इनके फॉर्म्स के बेसिस पे बनाए गए हैं, उसमें भी हमने लीनियर वगैरह पढ़ा था। तो अब देखते हैं टाउन्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है फॉर्म्स पे। एन अर्बन सेटलमेंट में भी लीनियर, स्क्वायर, स्टार और क्रिसेंट सेप्ट। लीनियर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, स्टार हो सकता है, और क्रिसेंट सेप्ट का जो अर्बन सेटलमेंट है वो हमारा हो सकता है। In fact, the form of settlement, architecture and style of building and other structures are an outcome of its historical and cultural traditions. तो जो बिल्डिंग स्टाइल्स है इसका, आर्किटेक्चर का, ये सारी चीज़ें जो है अर्बन सेटलमेंट का, वो ज़्यादातर किस चीज़ पे बेस्ड होती हैं? हिस्ट्रिकल और कल्चरल ट्रेडिशन पे बेस्ड होती हैं। आगे हमारा टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज रिफ्लेक्ट मार्क्ड डिफरेंसेस इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो जो टाउन्स और सिटीज़ होते हैं जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वहाँ क्या होता है? बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं दोनों में अलग अलग तरीके से इनको डेवलप किया जाता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे किस तरह से इन्हें डेवलप किया जाता है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे किस तरह से इन्हें डेवलप किया जाता है, वो हम देखेंगे किस तरह से प्लानिंग होती है। While most cities in developed countries are planned, most urban settlements of developing countries have evolved historically with irregular shapes. तो बात कर ले हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की, यहाँ पे तो दोनों की बात हो रही थी। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है? जो अर्बन सेटलमेंट होता है उनकी प्लानिंग करी जाती है पहले, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे ऐसे ही इरेगुलर स्टेप्स में बना दिए जाते हैं, उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, चंडीगढ़ एंड कैनबरा आर प्लान्ड सिटी, वाइल स्मॉलर टाउन्स इन इंडिया हैव इवॉल्व्ड हिस्ट्रिकली फ्रॉम वाल सिटीज टू लार्ज अर्बन स्प्रॉल्स। चंडीगढ़ और कैनबरा की बात कर ले तो ये क्या है? प्लान सिटीज़ हैं, इनको प्लान करके अच्छे से बनाया गया। एंड जो स्मॉलर टाउन है हमारे इंडिया के, वहाँ पे क्या है? वो ऐसे ही हिस्ट्रिकली बिल्ड हो चुके हैं, उनका कोई प्लानिंग नहीं था। आगे हमारा एडिस अबाबा, उसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है। एडिस अबाबा क्या है हमारा? द नेम ऑफ इथियोपियन कैपिटल एडिस अबाबा, एज द नेम इंडिकेट, एडिस न्यू अबाबा फ्लावर is a new city which was established in 1878. तो जो ये क्या है? नेम ऑफ इथियोपियन कैपिटल, ये इथियोपियन कैपिटल का नाम है एडिस अबाबा, और ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? न्यू सिटी। एडिस का मतलब होता है न्यू और अबाबा का मतलब होता है फ्लावर। कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1878 में। द होल सिटी इज़ लोकेटेड ऑन अ हिल वैली टोपोग्राफी। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये हिल वैली पे लोकेटेड है। द रोड पैटर्न बियर्स द इन्फ्लुएंस, इसका जो रोड पैटर्न है वो किस तरह का इन्फ्लुएंस, किस तरह का प्रभाव दिखता है इस पर, तो वो देख लेते हैं हम। तो वो है ऑफ लोकल टोपोग्राफी। द रोड्स रेडिएट फ्रॉम द गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स पियाजा आर एट एंड एमएस्ट किलो राउंड बर्ड्स। तो इसके जो रोड्स हैं वो इन सारी चीज़ों की तरफ जाते हैं। मर्काटो हैज़ मार्केट्स विच ग्रू विथ टाइम एंड इज सपोज्ड टू बी द लार्जेस्ट मार्केट बिटवीन कैरो एंड जोहान्सबर्ग। तो जो मर्काटो है यहाँ का मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हुआ, और इसको माना जाता है क्या? कैरो एंड जोहान्सबर्ग का लार्ज मार्केट। अ मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल कॉलेज, अ नंबर ऑफ गुड्स स्कूल्स मेक एडिस अबाबा एन एजुकेशनल सेंटर। यहाँ पे क्या है? मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, और गुड मतलब बहुत सारे नंबर्स ऑफ गुड स्कूल्स हैं। तो ये क्या करते हैं? एडिस अबाबा को एक एजुकेशनल सेंटर भी बनाते हैं।
इट इज़ ऑल्सो द टर्मिनल स्टेशन फॉर द जिबौटी एडिस अबाबा रेल रूट। ये क्या है, एक टर्मिनल स्टेशन भी है। बोले एयरपोर्ट इज़ अ रिलेटिवली न्यू एयरपोर्ट। यहाँ का जो एक नया एयरपोर्ट है वो कौन सा है, बोले एयरपोर्ट। द सिटी हैज़ विटनेस्ड रैपिड ग्रोथ बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीपल फंक्शन नेचर एंड बीइंग अ लार्ज नोडल सेंटर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ इथोपिया। बिकॉज ये इथोपिया के सेंटर में जो है लोकेटेड है और इसका जो मल्टीपल नेचर जो फंक्शन है, मल्टीपल फंक्शन है नेचुरल, तो वो क्या है, वो इस सिटी को और भी ज़्यादा ग्रो अप कर रही हैं। आगे हमारा कैनबेरा। Canberra was planned as a capital of Australia in 1912 by American landscape architect Walter Burley Griffin। कैनबेरा एक प्लांट है, ठीक है, और इसको किस चीज़ का वो किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल प्लान किया गया 1912 में बाय अमेरिकन लैंडस्केप आर्किटेक्ट वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन। वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन के थ्रू He had envisaged a garden city for about 25,000 people, taking into account the natural features of landscape. There were to be 5 main centers। यहाँ पे क्या 5 main centers हैं और क्या है, each with separate city functions, और इनका जो city functions है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग है एक दूसरे से। During the last few decades, the city has expanded to accommodate several satellite towns which have their own centers। और काफ़ी मतलब और क्या है यहाँ पे, तो कुछ सालों से यहाँ पे सैटेलाइट्स टाउन्स भी डेवलप्ड हुए हैं जिनमें इनका ऑन सेंटर है, खुद का सेंटर है। द सिटी हैज़ वाइड ओपन स्पेस एंड मेनी पार्क्स एंड गार्डन्स। ये वाइड ओपन है और यहाँ पे बहुत सारे स्पेसेस हैं, मेनी पार्क्स और गार्डन्स है घूमने के लिए